क्या आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इन दोनों को कैसे एनालाइज करते हैं, एनालिसिस कौन कर रहा होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और किस किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को फास्ट होना है, एक बात। नंबर 2, अगर किसी एक को वॉइस नहीं आती, बीच में कट होती है, तो परेशान नहीं होना, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। मैं आपको पूरी वीडियो दे दूंगा, रिकॉर्डिंग जो है वो हर लेक्चर की आपको मिलती रहेगी, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर की आपको दे दी है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट है। क्लासिफाइड से मुराद ये है कि यहाँ पर हम बेसिकली जो है वो हर चीज को सेपरेट रखते हुए जो है वो ये इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। लाइक नेट सेल्स है हमारे पास, देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो हम लेस करते हैं नेट सेल में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग से मुराद वो एक्सपेंसेस जो कि हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए करने पड़े हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 2,40,000 के। ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT बोलते हैं इसको, EBIT। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होता है, और हमारे पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, एंड फाइनली हम टैक्स को लेस करते हैं तो नेट इनकम आता है। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर वाली जो मेरी बात याद हो कि इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली हम अपने रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस को जो है वो माइनस करते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप माइनस किया गया है, सो दैट्स वाई इसको क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का जो कि पूरी दुनिया में फॉलो होता है। तो एक तो ये इनकम स्टेटमेंट की मैंने आपको, सेकेंडली मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ब्रेकअप दिया। यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको दे दिया 5,40,000। तो ये 5,40,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट कैसे की गई है, उसका फार्मूला ये है कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं, इसमें नेट परचेजेस को ऐड करते हैं जो हमने परचेज किया। पहले से ये मौजूद था, बाद में ये परचेज किया, टोटल हमारे पास ये गुड्स थी जो हम सेल कर सकते थे। ठीक है, इसमें से कुछ सेल हो गई, कुछ बच गई, जो बच गई वो एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है, वो हम इसमें से लेस करेंगे, तो जो सेल हो गई है उसकी कॉस्ट आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इनकम स्टेटमेंट आपको गिवन है, एंड सेकंड आपको जो है वो क्लासिफाइड बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज होती हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर जो है वो ये बेस करती है आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, आपके बिजनेस की वर्थ को रिप्रेजेंट करती है। इसमें हम बताते हैं कि बिजनेस के पास टोटल जो एसेट्स हैं वो कितने हैं, और इन एसेट की जो फाइनेंसिंग है, जो फंड्स है, वो कहाँ से आए हैं, लाइबिलिटी से कितनी फंडिंग हुई है और इक्विटी से कितनी फंडिंग हुई है, ये हम जो है अपने बैलेंस शीट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सो बैलेंस शीट के अलग अलग फॉर्मेट हैं। कोई करंट एसेट टॉप पे रखते हैं, और फिर करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और इक्विटी आती है। करंट एसेट इस तरफ टॉप पे होते हैं, और प्लांट एसेट या फिक्स एसेट नीचे होते हैं। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो ज्यादातर ये फॉर्मेट यूज करती हैं कि वो फिक्स एसेट को टॉप पे रखते हैं और इक्विटी को टॉप पे रखते हैं, यानी कि जो फॉर्मेट है उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स से मुराद ये है कि यहाँ पर एसेट जो है वो करंट एसेट नीचे आ जाते हैं, प्लांट एसेट ऊपर चले जाते हैं, और इसी तरह यहाँ पर जो है वो इक्विटी सब पे टॉप पे चले जाती है, देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड देन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, सो जो भी फॉर्मेट यूज किया जाए उस दोनों का जो है वो मकसद एक ही है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करंट एसेट ये आमने सामने होते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है वो आपके फिक्स एसेट के सामने होते हैं। अब ये टॉप पे रखें या बॉटम में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट ये फॉर्मेट यूज होता है। सो जो कंपनीज में यूज होता है, तो यहाँ पर मैंने भी वही फॉर्मेट यूज किया। सो बैलेंस शीट को फर्दर अगर हम थोड़ा सा रीड करें तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बेसिकली आपके फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट में आपके पास लैंड है 3,21,000 की,
बिल्डिंग है 1,20,000 की, बट बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि अब तक हम बिल्डिंग को 9,000 का यूज कर चुके हैं, तो इसकी जो नेट वर्थ आएगी वो 1,20,000 माइनस 9,000 1,11,000 आ जाएगी। इसी तरह सेल्स फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स आपके पास है 45,000 के, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 27,000 है, यानी कि हम इसको अब तक इतना यूज कर चुके हैं, तो इसकी नेट वर्थ जो आ रही है वो आ रही है 18,000। तो इन तीनों को ऐड किया हमने, तो टोटल प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास 4,50,000 के आ गए। देन हमारे पास है करंट एसेट, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस। कैश मतलब मनी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर्स या फिर ऐसी सिक्योरिटीज खरीदी हुई हैं जो हम मार्केट में कभी भी जाकर सेल कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जब कंपनीज के पास एक्स्ट्रा मनी होती है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इनकम। देन हमारे पास नोट्स रिसीवेबल है। नोट रिसीवेबल से मुराद ये है कि एक जो है वो एग्रीमेंट होता है कि हमने किसी से पैसे लेने हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट होता है नोट रिसीवेबल। तो 5,000 हमने किसी से लेने हैं। एक है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी क्रेडिट है, बट ये वर्बल उधार है, हमने किसी को वर्बली जो है वो क्रेडिट दिया हुआ है और उससे रिसीव करना है। नोट रिसीवेबल रिटर्न क्रेडिट होता है, डॉक्यूमेंटेड नोटेड वो होता है, क्रेडिट होता है। सो इन्वेंट्री जो है वो हमारी प्रोडक्ट है जो हम रीसेल पर्पज से लाए हैं, के लिए लाए हैं। देन हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में हमने कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग होता है, हम एडवांस में पैसे देते हैं, बाद में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सो 4,000 के हमारे पास ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और इनका टोटल जो है वो तमाम जो करंट एसेट है इनका टोटल जो है वो 1,80,000 है। सो टोटल करंट एसेट हमारे पास 1,80,000 के, टोटल फिक्स एसेट या प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 450,000 के हैं। इनको ऐड किया तो 6,30,000 के टोटल एसेट मौजूद हैं। और इन एसेट की फाइनेंसिंग जो है वो इक्विटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से आई है। सो इक्विटी को हम सबसे पहले रीड करते हैं। यहाँ पर कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल नहीं आता, इक्विटी नहीं आती, क्योंकि जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ चले जाते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो कैपिटल होता है, जो शेयर होता है, वो पब्लिक का होता है, यानी कि पब्लिकली हेल्ड शेयर्स होते हैं। पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर को जो है वो परचेज करती है, और पब्लिक आपके कंपनी के जो शेयर को परचेज करती है उसको हम कैपिटल स्टॉक के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सो कैपिटल स्टॉक 1,50,000। रिटेन अर्निंग का मतलब यह है कि जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं एनुअल बेसिस पे, तो क्या करते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रिटेन कर लेते हैं, अपनी अर्निंग्स का सर्टेन अमाउंट रिटेन कर लेते हैं। रिटेन करने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें बजाय इसके कि हम किसी बैंक से लोन लें या बाहर से फाइनेंसिंग करें, हमारे पास इंटरनल फाइनेंसिंग का ये एक रिसोर्स होता है। इंटरनली हम अपने जो है वो शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट होता है उसको हम रिटेन कर लेते हैं और उसको फर्दर प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर में उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो जिस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रोक लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, यानी कि रोके हुए जो प्रॉफिट है। रिटेन का मतलब होता है रोक लेना, डिस्ट्रीब्यूट ना करना। सो 1,50,000 के हमारा जो है वो कैपिटल स्टॉक है, लोगों के शेयर जो उन्होंने हमसे खरीदे हुए हैं, एंड 2,70,000 की रिटेन अर्निंग है। टोटल जो शेयर होल्डर इक्विटी है, टोटल जो कैपिटल है वो 4,20,000 का, इन दोनों को ऐड करके। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में मॉर्गेज पेबल ड्यू इन 10 ईयर्स, 10 साल में हमें ये देना है, 1,10,000 का मॉर्गेज है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में हमारे पास नोट्स पेबल है, अकाउंट पेबल है। अगेन नोट्स पेबल एक रिटर्न जो है वो क्रेडिट है जो हमने लिया है किसी से, और अकाउंट पेबल जो है वो एक वर्बल क्रेडिट है जो हमने अपने सप्लायर से लिया है। इनकम टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू में बता चुका हूँ कि आपने एडवांस में अपने कस्टमर से पैसे लिए हुए हैं, अब उसको सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड नहीं किया, तो दैट्स वाई हमारी लाइबिलिटी है। तो टोटल करंट एसेट 1 लाख के हैं, और टोटल हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट जो है, सॉरी, टोटल करंट लाइबिलिटीज जो हमारी है वो 1 लाख की है, और जो लॉन्ग टर्म आपकी लाइबिलिटी है दैट इज 1,10,000। दोनों को ऐड किया तो
टोटल लाइबिलिटीज 2,10,000 की और टोटल इक्विटी 420 की, इन दोनों को ऐड किया तो 630 यहाँ पर मैच हो गया। तो ये तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट और क्लासिफाइड बैलेंस शीट क्या होती है। तो अब मैं चांस देता हूं किसी एक स्टूडेंट को कि अगर वो रेशियो एनालिसिस को या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सके विद रिगार्ड टू के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और ये जो है वो कौन परफॉर्म करता है। अगर कोई ऐसा कर देगा तो मैं स्ट्रेट अवे 10 मार्क्स उसके आज ही काउंट कर लूंगा। ये अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई करना चाहता है तो अवेल कर सकता है। सर जरा मैं पता आपकी वॉइस कट गई थी, आपने क्या बोला फिर बताइएगा। मैंने बोला है कि अगर कोई एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सके विद रिगार्ड टू कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और कौन लोग हैं जो ये एनालिसिस करते हैं और क्यों करते हैं। 3 क्वेश्चन है। एएफएस क्या है, एएफएस कौन करता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। वो आप में से मोस्टली लोगों ने बीकॉम किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई मैं ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ। सर फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं ना इसको, फाइनेंशियल पोजीशन। जी बिल्कुल। लेकिन तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट एनुअली करते हैं टू चेक आउट फाइनेंशियल पोजीशन के आया हम हमारा जो ओवरऑल एंटरप्रेन्योर है वो हमारा पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, लॉस और गेन को एनालाइज करने के लिए। ओके किसी भी एम्प्लॉयर में या किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ये टास्क करता है। ओके व्हाट एल्स, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट एल्स इसके अलावा। सर इसके अलावा एक चीज़ है कि मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल जो है वो बेसिकली कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे उनकी सेल्स की ग्रोथ रेट देखने के लिए, उनके रिटर्न्स के लिए, उनके स्टॉक होल्डर्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन हैं, मतलब इन चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये फाइनेंशियल टॉप कंपनीज के लिए। अच्छा, यानी कि दोनों की बात सेम है, आप मुनज़्ज़ा की और आपकी कि मैनेजमेंट जो है वो करती है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल जी सर। स्टेटमेंट मैनेजमेंट करती है। दोनों की बात को अगर मैं जो है वो शॉर्ट करूं, कंसाइज करूं, तो मैनेजमेंट जो है वो करती है। ओके दैट्स ऑल। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होते हैं सीईओज बस कर दो, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के वो मैनेजमेंट ही होती है। शॉर्ट करो, लंबी लिए। नहीं। जी जी। सर एक तो इसका पर्पस ये भी होता है कि डिसीजंस लिए जा सकें और प्लानिंग की जा सके अपने फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए। अगेन वो भी मैनेजमेंट करती है। अगेन ये भी मैनेजमेंट करती है। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आ गई हैं। व्हाट एल्स, दैट्स ऑल या कुछ और? सर ऑडिटर्स भी तो देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल, आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स का ऑडिट होता है। ऑडिट इज एक बुक समथिंग रिव्यू। एल्स, ऑडिट इज समथिंग एल्स, एनालिसिस इज तो समथिंग सर एल्स। ऑडिट का फाइनेंशियल, जो आप हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी पढ़ा रहे हैं, तो उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका? नहीं, इससे नहीं। ओके। ऑडिट का सिर्फ ये काम है कि वो ऑथेंटिसिटी देता है, ठीक है, वो वेरिफिकेशन देता है, वैलिडिटी को चेक करता है कि आपने जो भी चीजें ये बनाई हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स बनाई हैं कि नहीं बनाई है, दैट्स ऑल। तो ऑडिटर सिर्फ जो है वो अपनी जो उसकी रिपोर्ट होती है, ऑडिट की रिपोर्ट होती है, उसमें सिंपल वो 2 वर्ड में बता देता है कि क्वालिफाइड या फिर अनक्वालिफाइड लिखते हैं। अगर क्वालिफाइड लिख देता है तो आपका 100 रुपए का शेयर जो है वो 1 रुपए का हो जाता है, और अगर
डिसक्वालीफाई अनक्वालीफाई लिख दे वो, तो इसका मतलब यह है कि आपके फाइनेंशियल बिल्कुल प्रॉपर बने हुए हैं। तो वो क्वालिफाई से मुराद ये होता है कि आप कि अगर जो फाइनेंशियल हैं वो प्रॉपर नहीं बने हुए, वैलिड नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं बने हुए और वो क्वालिफाई लिखता है, तो क्वालिफाई से मुराद होता है रिस्क के लिए क्वालिफाई हो गई है। फिर वो रिस्क की भी आपको जो है वो लेवल बताता है कि रिस्क की टाइप क्या है, किस टाइप का रिस्क है, उसकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ए बी सी लेवल का रिस्क होता है, तो वो कैटेगरी होता है। जो ए लेवल का रिस्क होता है वो टॉप प्रायोरिटी होता है, यानी कि उसमें कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। इस तरह फिर उसकी लेवल होती है, वो एक अलग पूरी कहानी है, यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी, दो स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है, एक इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को, दोनों आपके सामने है। और मैं आपको मौका भी दे रहा हूँ, अगेन सोच लो, अभी 2 मिनट मजीद हैं मेरी चाय खत्म होने में, उसके बाद मैं खुद शुरू हो जाऊंगा। चाय तो जबरदस्त है, केक नहीं खाया आपने? सोच लो अभी भी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी कंपनी की पोजीशन भी एक समराइज फॉर्म में हमारे सामने आ सकती है। इस एनालिसिस के थ्रू मतलब किसी भी पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी आ चुकी है हमारे पास। वो भी कौन करेगा? कौन करेगा वो? कौन कौन करेगा बेटा? अगेन मैनेजमेंट करेगी। इससे बाहर निकलो, मैनेजमेंट हो गया, बाहर निकलो उससे, कुछ और सोचो। सर जो इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी बिजनेस में, वो लोग भी तो देखते होंगे ना? गुड गुड गुड, बिल्कुल देखते होंगे। क्या देखते होंगे? सर हमारी क्या कहते हैं लायबिलिटीज कितनी हैं, हमारे शेयर्स मतलब इक्विटीज वगैरह, एसेट्स वगैरह कितने हैं, जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग को बताया था। क्यों देखते हैं? आपके एसेट को क्यों देखते हैं? आपकी लायबिलिटी को क्यों देखते हैं? अगर आप किसी क्या? कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही हो तो यस सर। आप उसके एसेट्स को देखोगी, आप उसकी लायबिलिटी को देखोगी, तो क्यों देखोगी? जहन में क्या होगा आपके? प्रॉफिट एंड लॉस सर। ओके, कितनी इसके पास कितना स्टेबिलिटी है, कहाँ कितना ये अपना कहाँ स्टैंड करता है कि लायबिलिटीज में बहुत ज्यादा गिरा हुआ है या इसके अपने एसेट्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अगर तो ये चीज लायबिलिटी ज्यादा होंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? सर लायबिलिटीज ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली इसके पास डेट्स बहुत ज्यादा है, डेप्स बहुत ज्यादा है। तो मेरी तो सेहत पे, ऑब्वियसली बीइंग एन इन्वेस्टर, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा भाई? ज्यादा है तो उसने देने हैं, मैंने थोड़ी देने हैं। तो लॉस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। लायबिलिटी ज्यादा होने से लॉस की पॉसिबिलिटी क्यों होगी भाई? नहीं सर, ऐसे इससे ये हो सकता है कि बंदा कभी आ जाएगा तो कैसे पता लगेगा, कहाँ देखेंगे उसको? सर प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो 1 बाय 1 बोलो ताकि मुझे भी आपकी जहानत का सही से समझ आ सके। अब इतने सारे लोग बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। मनसब, आप कुछ कह रहे थे? अगर सपोज कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, उसकी लायबिलिटीज ज्यादा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला आ रहा है, तो सर वो कभी भी कंपनी काम छोड़ के जा सकती है अपना। यार लायबिलिटी ज्यादा होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला क्यों आएगा भाई? सर अक्सर ऐसे होते हैं कंपनीज काम छोड़ यार के भाई चली जाती बड़ी हैं। सिंपल सी बात है कि ये लायबिलिटी भी दूसरे का पैसा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, और जो ये शेयर्स हैं ये भी पब्लिक ने लिए हुए हैं, ये भी दूसरे का पैसा है। ऑनर का तो इसमें कुछ होता ही नहीं है भाई, ठीक है। डायरेक्टर्स का कुछ नहीं होता है, चंद एक शेयर होते हैं, तो मोस्टली पैसा तो दूसरों का है, ये भी दूसरों का पैसा है, तो शेयर्स पब्लिक खरीद ली। और ये जो है जो जो लाइबिलिटीज हैं, बैंक से आया है पैसा या फिर मॉर्गेज से आया है, कहीं से भी आया, तो ये लाइबिलिटी भी दूसरे का पैसा है। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर लाइबिलिटी से आया हो या फिर शेयर से आया हो? प्रॉब्लम कहाँ है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं जिसमें ये चीज साबित हुई है कि वो कंपनी जिनके डेट ज्यादा होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बाकी कंपनियों से अच्छी होती है। मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर में यही स्टडी किया गया है, तो यही रिजल्ट निकले हैं कि जिन कंपनीज के डेट ज्यादा होते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है एज रिलेटिव टू वो कंपनीज जिनमें डेट कम है। अब बोलो। सर गवर्नमेंट एजेंसीज भी तो फाइनेंशियल एनालिसिस करती हैं कंपनीज का क्यों? टैक्सेशन के लिए।
गवर्नमेंट कंपनी फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करती। सर गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं टैक्सेशन के लिए, मेरे भाई टैक्स डिपार्टमेंट, बस खोल के माइक ऑफ कर दिया करो। जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका कंसर्न अपना टैक्स है, आपकी इनकम को चेक करेगा वो, आपके एक्सपेंसेस को चेक करेगा वो, और देखेगा कि आपने जो रिपोर्ट की है इनकम वो सही की है या नहीं की है, दैट्स ऑल। ठीक है, अगेन उसको एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, ना वो करता है। ठीक है, एफबीआर का ये काम थोड़ी है कि बैठ के लोगों की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता रहे। ठीक है, ये नहीं देखता, वो ये देखता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एफबीआर को सबमिट कराई है इधर वो प्रॉपर बनी हुई है या नहीं है। ठीक है, आपने जो भी एक्सपेंसेस और इनकम रिपोर्ट किया वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर जस्टिफाइड होती है वेल एंड गुड है, नहीं होता तो वो जस्टिफिकेशन मांगता है, आपसे उन चीजों का प्रूफ मांगता है। तो आप वाउचर्स वगैरह और सारी चीजें उनको सबमिट कराते हो, बैंक की स्टेटमेंट सबमिट कराते हो। ठीक है, तो अगेन वो एनालिसिस नहीं करता है। चले सर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी भी इसी पर डिपेंड कर रही होती है ना, हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस पे। वो कौन चेक कर रहा होता है मार्केट की सस्टेनेबिलिटी? ऑब्वियसली मैनेजमेंट ही चेक करेगी। तो उससे बाहर निकल आओ भाई, और भी बहुत कुछ है दुनिया में। सर चेक करना चाहेंगे। बकौल अल्लामा इकबाल सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो मैनेजमेंट से आगे भी और जहां होंगे भाई सब सर लोग। स्टॉक मार्केट स्टेक होल्डर्स। हाँ, सर स्टॉक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपकी बात मैंने मान ली कि जो स्टॉक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो भी कंसर्न होते हैं, लेकिन किस चीज से कंसर्न होते हैं और क्यों कंसर्न होते हैं उसका जवाब मिसिंग है ना, मसला ये है। प्रॉफिट एंड लॉस सर आप बता दें। सर बिजनेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। बिजनेस, यार मुझे एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आजकल कोविड-19 चल रहा है, ना जी जी। कोरोना। अच्छा, अब कोरोना के बारे में ना लोग, हर बंदे की अपनी एक राय है। ठीक है, कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 के हर बंदा अपने अपने सिम्टम बताता है। कोई बोलता है यार ये हो तो कोरोना है, दूसरा बोलता है ये हो तो कोरोना है। बात समझ में? यानी कि जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। अब अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओ और उससे पूछो और वो भी वही सारी बातें बताए जो बाकी लोग, आम लोगों ने बताई हैं, तो उस डॉक्टर में और आम लोग में क्या फर्क है? कोई फर्क होगा? सर डिग्री क्वालिफिकेशन का फर्क है। नहीं, ऐसी डिग्री का क्या फायदा? आप माइंड में क्या, डिग्री विग्री साइड पे गई, माइंड में क्या सोच रहे होगे? डॉक्टर एक प्रोफेशनल है। अच्छा, माइंड में ये सोच रहे होगे कि डॉक्टर प्रोफेशनल है और वो वही बातें कर रहा है जो आम लोग कर रहे हैं, तो इज दैट ओके? यानी कि मैं फिर वही बोलूंगा, पुराने लोगों को पता है मेरी एग्जांपल क्या होती है, कि मोची के पास जाओ, उसको बोलो जूता सिलाई करना है और वो बोले यार मुझे जूता सिलाई करना नहीं आता, तो उसको कोई मोची बोलेगा? डॉक्टर के पास जाओ, मतलब उन लोगों ने भी तो डॉक्टर से सुना होगा ना कि नहीं क्या सिम्टम्स होते हैं, जब भी वो बताएंगे नहीं मेरे तो भाई, वही बात सेम डॉक्टर बता रहा है। नहीं मेरे भाई, नहीं, मेरे वाले साहब का कोई डॉक्टर जानने वाला नहीं है, मेरी वालदा कभी किसी डॉक्टर से नहीं मिली है, लेकिन अगर मैं उनके साथ बैठता हूँ ना कभी घर में, तो वो भी मुझे बताते हैं कि ये हो तो कोरोना हो। क्या होता है, कभी टीवी पे सुना, कभी किसी से सुना, कभी किसी से सुना, कोई पड़ोसी घर में आ गया, पड़ोसन आ गई, अम्मा के साथ बैठ गई, उन्होंने बता दिया। अब वो सारी बातें ना जमा होती हैं, फिर हम घर जाते हैं तो वो ज्ञान बांटते हैं, हमें सारा बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो देखो, जब भी आप किसी कंसर्न बंदे के पास जाओ ना, तो उसका जवाब ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद कोई बात हो नहीं सके, मजा तब आता है। ठीक है, कि आप बोलो हाँ यार ठीक है, आप उस चीज के ऊपर ईमान लेके आओ कि हाँ यार ठीक है, ये जो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है, आपका माइंड भी उसको, यानी कि एक तो लॉजिकल बात होगी तभी तो आपका माइंड मानेगा ना। ठीक है, एक तो लॉजिकल बात हो, उसमें सेंस होना चाहिए, फिर समझ में आती है बात। तो आप लोग भी बिजनेस स्टूडेंट हो, ये डिस्कशन करने का मतलब यही था कि मैंने एक चीज खोल के आपके सामने रख दी कि देखो यार ये है एक बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एनालाइज करनी है। बताओ क्या एनालाइज करोगे, कैसे करोगे, कौन एनालाइज करेगा, क्यों करेगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने इस तरह से नहीं पढ़ा था बीकॉम में,
और हमने सिंपल ये पढ़ा था कि भाई ठीक है, रेशियो एनालिसिस में ये फार्मूला होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो वो तो आप कर लोगे, लेकिन अगर सेंस नहीं होगा तो उसको कहीं पर यूज नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंटेशन में फंस जाओगे। तो सबसे पहले मेरी आदत ये है कि मैं इम्प्लीमेंटेशन सिखाता हूँ, बाद में कैलकुलेशन सिखाता हूँ। कैलकुलेशन तो कहीं से भी सीख लोगे, यूट्यूब से भी सीख लोगे, 10 वेबसाइट, एक अभी रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस गूगल पे लिखोगे 10 वेबसाइटें मिल जाएंगी, यहाँ पर सारे फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे और आपको जो है वो टाइप्स भी सारे बता देंगे कि किस किस टाइप के एनालिसिस होते हैं। बट कौन करता है, क्यों करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये मेन क्वेश्चन है, तो वो आपको पता होने चाहिए। चलो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट वाली बात आपने बोली थी वो बिल्कुल सही थी कि नंबर 1, हर बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं स्टॉक होल्डर्स, एक होते हैं स्टेक होल्डर्स, दोनों में फर्क है। स्टॉक होल्डर्स वो हैं जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, शेयर्स को स्टॉक भी कहा जाता है, इसी वजह से जो है वो स्टॉक मार्केट नाम है। जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, उसका नाम स्टॉक मार्केट है। सो स्टॉक भी कहते हैं, शेयर भी कहते हैं, और जिसने इसको खरीदा होता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। दूसरे होते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका कंपनी में स्टेक होता है, ठीक है, जिनका कंपनी में कोई लेना देना होता है। अब कौन लोग हैं जिनका कंपनी में कोई लेना देना है? नंबर 1 मैनेजमेंट, उसका लेना देना होता है, ठीक है। नंबर 2 आपके ये शेयर होल्डर, इनका भी लेना देना होता है। इन्वेस्टर है आपके, जाहिर सी बात है पैसा इन्वेस्ट किया है, ठोक बजा के देखेंगे आपकी कंपनी को, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में दम होगा इन्वेस्ट करेंगे, दम नहीं होगा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो दम इनके लिहाज से क्या होगा वो देखना पड़ेगा, सही है। सिमिलरली मैनेजमेंट करती है, और मैनेजमेंट क्यों करती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कौन कौन करेगा। तो हमने कहा मैनेजमेंट करेगी, शेयर होल्डर करेंगे, क्या आवाज है? उसके बाद जो है वो शेयर होल्डर के बाद जो है वो एम्प्लॉइज भी कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर्स होते हैं आपकी कंपनी में। सो एम्प्लॉइज भी किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप आ जाओ 4th नंबर पे, तो सप्लायर्स आपके जो है वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं। सप्लायर्स जो आपको क्रेडिट पे करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री देते हैं, तो वो भी आपके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे। तो ये 3-4 मेजर स्टेक होल्डर मैंने आपको बताए हैं। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि मैनेजमेंट क्यों करेगी और बाकी सब क्यों करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्यों करती है? क्योंकि मैनेजमेंट को कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है, ठीक है। अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी अपनी जैसी कंपनियों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना होता है, और ये देखना होता है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले में हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है विद रिगार्ड टू लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे आगे लिखे भी हैं। एंड पे अगर आप आ जाओ तो जो एनालिसिस की टाइप्स होती हैं, दैट इज लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एंड द लास्ट वन इज मार्केट। ये 5 मेजर एनालिसिस होते हैं जो कि मैनेजमेंट कर रही होती है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी से मुराद ये है कि एक कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने की कितनी सलाहियत मौजूद है, एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब ये रही आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, सही है। अगर इसको पे करना है तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा है कि इनकी लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर होती है। विद इन 1 ईयर इनकी पेमेंट करनी है। अगर विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी है तो इसका मतलब है कि हम इसकी दूसरी साइड पे देखेंगे कि 1 ईयर वाला हमारे पास क्या है, तो वो है करंट एसेट। तो बेसिकली लिक्विडिटी में हम अपने करंट एसेट को जो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इधर हमारे पास इतने करंट एसेट मौजूद हैं कि हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को मीट कर सकें। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एनालिसिस, यानी कि कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट मौजूद हैं, कितने एसेट मौजूद हैं ऐसे जो कि फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? लिक्विडिटी को सबको समझ में आ गया? एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ओके। कोई एक जवाब दे दिया करो भाई जल्दी से। ओके जी सर, आ गया। एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, कि ये 1 साल के अंदर जो पैसा हमें लोगों को देना है
आया वो हमारे पास मौजूद है भी सही कि नहीं, ये हमें देखना है। और ये देखना है कि अगर $1 की लाइबिलिटी को हमें पे करना है तो उसके लिए हमारे पास कितने डॉलर के करंट एसेट मौजूद हैं, ये हमें निकाल के देखना होता है। आगे चल के हम इसको देखेंगे कि कैसे हम कंप्यूट करते हैं इसको, वो बात की बात है। फिलहाल हमें मेजर समझना है। सो लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी बोलती है एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कि एक कंपनी के पास अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने की कितनी सलाहियत मौजूद है। एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये कहलाती है सॉल्वेंसी। थर्ड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी जो है वो सालाना कितना प्रॉफिट जो है वो दे सकती है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। देन हमारे पास है परफॉर्मेंस, कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस के भी मुख्तलिफ रेशियोज होते हैं, हम कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उसको उस जैसी दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते हैं। देन हमारे पास है मार्केट। मार्केट में जो आपका शेयर परफॉर्म कर रहा होता है, तो शेयर की जो परफॉर्मेंस है मार्केट की, वो हम इवेल्युएट करते हैं कि वो कैसी चल रही है। तो सबसे पहले आपकी जो मैनेजमेंट है वो ये सारे एनालिसिस कर रही होती है, क्योंकि उसको इंश्योर करना होता है कि अगर इसमें से कोई चीज सही नहीं जा रही है तो वो उसको फौरन मेजर्स लेकर सही करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो अल्टीमेट इसका इम्पैक्ट आपके शेयर की वैल्यूएशन के ऊपर पड़ेगा। मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जानी है, ठीक है। सो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी लिक्विडिटी, आपकी सॉल्वेंसी, आपकी मार्केट की रेशियोज आप जैसी दूसरी कंपनियों के 19-20 तो हो जाएं, चल जाएगा, लेकिन अगर जहां 10-20 का फर्क आया ना, वहां पर आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में गिर जानी है, क्योंकि आप जैसी दूसरी कंपनियां मौजूद हैं। सो इन्वेस्टर जब देखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है, या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरी अपने शेयर, आपके शेयर बेचेगा और वही पैसा वो दूसरी कंपनी में जाकर इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट को ये चीजें इंश्योर करनी होती हैं। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट ये सारा एनालिसिस कर रही होती है, सही है। सेकंड चीज है आपका, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर्स। अभी स्टॉक होल्डर का कंसर्न क्या है? देखो, स्टॉक होल्डर के दो मेजर कंसर्न है। नंबर 1, प्रॉफिट। कोई पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है? उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ली हुई है तो आपको इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सही है। इंटरेस्ट देने का मतलब ये है कि जो पैसा इसको मिलना चाहिए, आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेके आपने वो इंटरेस्ट की मद में पे कर देना है। तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस बढ़ेगा और प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो आपके शेयर होल्डर को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो एक तो इसका कंसर्न ये होता है कि ये देखता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी ज्यादा है। जिस कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बहुत, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वालों को पैसे देगी, और अगर बच जाएगा तो फिर आपका जो है वो जो ये कैपिटल स्टॉक वालों को पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं बचे पैसे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही थी किसी को भी। आपने जो शेयर होल्डर्स के बारे में बताया, ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शेयर होल्डर जो है, दूसरी वजह ये होती है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये है कि अगर कंपनी कभी बंद होने लगती है, क्लोजर की तरफ जाती है, इन दैट केस कंपनी अपने तमाम एसेट्स को सेल करेगी, और जो पैसे कंपनी के पास आएंगे सबसे पहले शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वालों को पे करेगी, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वालों को पे करेगी, और आखिर में अगर बच गया तो वो शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, नहीं बचता तो नहीं मिलता। बस कंपनी के एसेट की हद तक जो लाइबिलिटी है वो मीट हो जाती है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पर्सनल रिसोर्सेज को कोई टच नहीं कर सकता। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बिजनेस है या कॉर्पोरेशन का बिजनेस है, उसमें ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है इनका, कैपिटल स्टॉक वालों का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं तो फिर इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। इसको ये फिक्र लाक हो जाती है कि कभी कंपनी बंद हो गई तो भाई मुझे पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सही है। अब रिस्क ये सबसे ज्यादा ले रहा है, लेकिन प्रॉफिट इसको कम मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है आपको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा और उसमें से रिटेन भी कर लोगे तो बाकी बचेगा क्या, इसको मिलेगा क्या। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और दूसरा कंसर्न ये होता है कि जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का कैश भी तो होना चाहिए ना। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट आपके पास इनको पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है, आपकी लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विड एसेट ही नहीं है। तो सेकंड चीज ये भी आपकी लिक्विडिटी को चेक कर रहा होता है, क्योंकि इसको पता होता है कि इसका प्रॉफिट तो साल के साल है। तो शॉर्ट टर्म आपके जो एसेट हैं, शॉर्ट टर्म जो आपकी लिक्विडिटी है, ये भी उसको देख रहा होता है कि क्या कंपनी के पास लिक्विड एसेट मौजूद है कि इसको टाइमली डिविडेंड की पेमेंट हो सकेगी। तो ये स्टॉक होल्डर देख रहे होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी एनालाइज कर रहा होता है। एम्प्लॉय को क्या देखना होता है, वो दो चीजें देखता है। नंबर वन, वो भी आपकी लिक्विडिटी को देखता है। लिक्विडिटी को क्यों देखता है, क्योंकि उसको अपनी सैलरी चाहिए होती है, सही है। तो उसको ये इंश्योर करना है कि कंपनी के पास इतने लिक्विड एसेट मौजूद हैं कि वो मुझे टाइमली जो है, जो भी मेरा सैलरी का टाइम है उस पर मुझे वो दे देगा। ऐसा तो नहीं है 3-3 4-4 महीने ये सैलरी ना दे मुझे, क्योंकि इनके पास कैश फ्लो ही ना हो। तो एक तो ये देखता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए कंपनी की, कि वो उसको टाइमली सैलरी की पेमेंट कर सके। नंबर टू, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख रहा होता है, आपकी ग्रोथ को भी देख रहा होता है, परफॉर्मेंस को भी देख रहा होता है। क्यों देख रहा होता है, क्योंकि देखो सिंपली कंपनी जब ग्रो करती है तो साथ में एम्प्लॉइज भी ग्रो करते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जो ग्रो नहीं कर सके, जिसकी ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो, तो वहां पर एम्प्लॉइज की ग्रोथ के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो कभी भी जो इस लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, ये मैं वो 20-25-30 हजार वाली जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। हाई प्रोफाइल जो जॉब्स होती हैं, तो वो जब जाते हैं किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, लाइक सीईओ हो गया, आपका सीएफए हो गया, इस तरह के जो लोग जब किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वो ये चीजें भी एनालाइज करते हैं कि क्या उनको इन फ्यूचर ग्रोथ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए वो आपकी परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख रहे होते हैं। तो ये हो गए। इसके अलावा आपको मैंने बोला सप्लायर, ठीक है। तो सप्लायर जो है वो भी देख रहा होता है आपकी लिक्विडिटी को, क्योंकि सप्लायर आपको करोड़ों रुपए का जो है वो रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री दे रहा होता है क्रेडिट के ऊपर। तो अगर शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसे नहीं हुए उसको देने के लिए, तो वो स्टक हो जाता है, उसका अपना बिजनेस में कैश फ्लो का बड़ा मसला हो जाता है। तो आपको वो जो क्रेडिट दे रहा होता है वो भी इंश्योर करता है, आपकी लिक्विडिटी को देखता है कि आपके बिजनेस में लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखता है, क्योंकि उसको ये होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो भाई 2-4-5 साल लॉस बर्दाश्त करेगी, फिर बंद हो जाएगी। तो इन दैट केस उसको उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसको भी फिक्र होती है इस चीज की। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि आपकी कंपनी में ये सारा एनालिसिस कर रहे होते हैं, और क्यों कर रहे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एनालिसिस होते हैं। तो आपको मैंने ये 5 तो बता दिए, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और मार्केट रेशियोज होती हैं, इनको हम चेक करते हैं। बट उससे पहले हमारे पास जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, ये हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वर्टिकल एनालिसिस की, 100%। और उसके बाद आपने वर्टिकली चलना है। वर्टिकली से मुराद ये होता है कि भाई आप ये पूरे को एनालाइज करोगे। कैसे करोगे कि आपकी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है। नंबर वन चीज आपने ये देखनी है। तो हमारी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू का पहले साल 30% थी, दूसरे साल की जो हमारी कॉस्ट है वो इस रेवेन्यू का 29% है, और तीसरे साल जो हमारी ये कॉस्ट है ये रेवेन्यू का 40% है। निकाला कैसे? सिंपल, मैंने कॉस्ट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तीनों ईयर में आपका रेवेन्यू 100% ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रोथ नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं वर्टिकली, कॉस्ट, क्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन सबको हमने कंपेयर करना है 1 by 1 किससे? अपने रेवेन्यू से। बस ये हमारा काम है। तो हमने इनको 1 by 1 अपने रेवेन्यू से डिवाइड करना है। जब कॉस्ट का हम निकाल लें तो हमने हर साल की कॉस्ट को डिवाइड कर दिया रेवेन्यू पे। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 123,250 डिवाइडेड बाय 4,25,000। इसी तरह थर्ड वन इज आपका 2 लाख डिवाइडेड बाय 500,000। तो ये हमने डिवाइड कर दिया।
क्योंकि हम वर्टिकल एनालिसिस में इन तमाम एलिमेंट्स को, नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स को अपने रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। और अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो ग्रोथ आपको वैसे भी नजर आ जाएगी कि 30% है और 29% है, ठीक है। तो देखो 1% डिक्लाइन आया आपकी कॉस्ट में, फिर अगले साल 40% हो गई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपकी ग्रोथ है कॉस्ट में। तो ये ग्रोथ और डिक्लाइन भी निकालना आता हूँ, जो मैंने आपको पहले सिखाया है कि वो कैसे निकालते हैं। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में सिर्फ आपको इतना करना होता है, ग्रोथ और डिक्लाइन का वो आपसे पूछता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 by 1 इसको डिवाइड करना है। अब आप देखें कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट को देखना है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम इससे कंपेयर करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ये सिंपल है, सही है। सिर्फ आपने उस एलिमेंट को रेवेन्यू से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास परसेंटेजेस आती चली जाएंगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ठीक है, ये इसी तरह से तीनों आ जाएंगे। अगर ईबीआईटी निकालना है तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, इसी तरह ये सारे निकाल लोगे। अगर फाइनेंस कॉस्ट की बात हो रही है तो अगेन फाइनेंस कॉस्ट 25,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो हर एक एलिमेंट को रेवेन्यू से डिवाइड करके आपने ये परसेंटेज कंप्यूट कर लेनी है। क्लियर है ये सबको? डिवाइड करना तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल काम नहीं है। जी सर, क्लियर है, ठीक है। तो ये वर्टिकल एनालिसिस है। इनकम स्टेटमेंट में हम इस तरह करते हैं। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर हम आ गए अब बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट के ऊपर यही वर्टिकल एनालिसिस करना है, तो हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। फॉर सपोज हमें कैश का देखना है, तो देखो यहाँ पर टोटल एसेट 100% होंगे हमेशा, 100%, 100% और 100%। तो हमें इन तमाम एलिमेंट्स को टोटल एसेट पे डिवाइड करना है। फॉर सपोज हमें कैश देखना है, तो हम क्या करेंगे, कैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अगर हमें अकाउंट रिसीवेबल देखना है तो अकाउंट रिसीवेबल का ये फिगर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अगर फिक्स स्टॉक को देखना है तो स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अगर फिक्स एसेट की परसेंटेज निकालनी है तो फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो हमने सिंपली क्या करना है, कैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जब इस साल का निकालना है तो इस साल का कैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जब थर्ड वाले ईयर का निकालना है तो थर्ड वाले ईयर का कैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो अब यहाँ पर आपने हर एलिमेंट को उस ईयर के टोटल एसेट से डिवाइड कर देना है, तो ये परसेंटेजेस आपके पास कंप्यूट हो जाएंगी। फाइल में आपको दे चुका हूँ, फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, तो आप आसानी से समझ भी जाओगे, कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह जब हम दूसरी तरफ आते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग, तो इन सब को हमें कंपेयर करना होता है टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी से। यानी कि अगर मैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की परसेंटेज निकालना चाह रहा हूं तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करूंगा, तो ये आ जाएगा 4%। अगर मैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का करना चाह रहा हूं तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, सिंपली परसेंटेज निकालूंगा। और कैपिटल स्टॉक को करना चाह रहा हूं तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, सही है। और अगर मैं रिटेन अर्निंग को करना चाह रहा हूं तो रिटेन अर्निंग का फिगर डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। तो हर साल आप क्या करोगे, उस एलिमेंट को उस साल के टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी से डिवाइड करोगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट का वर्टिकल एनालिसिस हो जाएगा ये सिंपली डिवाइड करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यस सर। सही है। तो इसमें अगर किसी ने मेरे ख्याल में मैट्रिक भी किया हुआ है तो डिवाइड करना तो उसको आता होगा। तो इसमें किसी को ये मसला नहीं होना चाहिए कि हमने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। फिलहाल यहाँ तक कोई अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ मैथ है, डिवाइड करके फिगर निकालने हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। और आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपने। अब आ जाओ, अच्छा ये है वर्टिकल मतलब आपने कॉलम वाइज एनालाइज करना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो एनालिसिस दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, उसमें हम रो वाइज कंपेयर करेंगे फिगर्स को। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अगर हम करते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, तो अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज चेंज, ग्रोथ की जो मैं बात कर रहा था कि जब हम ग्रोथ कंप्यूट करते हैं तो परसेंटेज चेंज ईयर ऑफ ईयर ये हमने कंप्यूट किया हुआ है। हमने कहा भाई पहले साल रेवेन्यू 4 लाख था, दूसरे साल 4,25,000 हो गया है। तो अब मुझे ये देखना है कि इसमें परसेंटेज ग्रोथ या डिक्लाइन कितना आया है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आप 4,25,000 में से पहले 4 लाख को माइनस करके जो ग्रोथ आई है वो निकाल लो। तो ग्रोथ आई है 25,000 की। फिर इस ग्रोथ को आप डिवाइड कर दो जो प्रीवियस ईयर होता है, बेस ईयर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस पे आपने डिवाइड कर देना है। तो इसमें से ये माइनस करो, जो फिगर आएगा उसको 4 लाख से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6% ये हमारे पास आ गया। यानी कि ईयर वन के मुकाबले में ईयर 2 में 6% सेल्स ज्यादा रही है, हमारा रेवेन्यू ज्यादा रहा है।
इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, अगेन इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 1,20,000 पे डिवाइड कर दोगे आप, सही है। तो ये 3% आ गया, इसमें से इसको माइनस करना है, जो भी नंबर आएगा उसको 1,20,000 से डिवाइड कर देना है। और इसी तरह ये बाकी सब होगा, सिंपली आपने करंट ईयर में से ओल्ड को आपने माइनस कर देना है, और वो माइनस करने के बाद आपने बेस पे जो है उसको डिवाइड कर देना है, सही है, कोई मसला तो नहीं है। जैसे अगर हम नेट इनकम तक चले जाते हैं तो नेट इनकम में भी यही है कि आपने ये वाले फिगर से ये वाला फिगर माइनस करके जो भी नंबर आया उसको आपने डिवाइड कर दिया 61,500 पे, तो आपके पास परसेंटेज आ गई। तो ये सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है आपको, जिसको हम बोलते हैं चेंज ईयर ऑफ ईयर। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, इसी तरह हम अगर बैलेंस शीट के ऊपर आए और वहां पर अगर हमें ईयर ऑफ ईयर कंपेयर करना हो, या फिर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, रो वाइज इसको हम एनालाइज करते हैं, अगर हमें करना हो 2 इयर्स का, तो इसमें भी वही काम करना है कि करंट ईयर में से ओल्ड को माइनस करके फिर ओल्ड पे डिवाइड कर देना है। मैं एक परसेंटेज बता देता हूँ, फिर बाकी सब आप खुद ही कर लेना, जैसे इनकम स्टेटमेंट में हो रहा था वैसे ही इसमें होगा, सही है। तो क्या करेंगे, 1,80,000 में से 1 लाख को माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 80,000 का, फिर इस 80,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 80% का चेंज आया है, ठीक है। तो रेवेन्यू में सॉरी कैश में 80% का चेंज आया। इसी तरह बाकी सब आप निकाल लोगे। लास्ट पे भी मैं देख लेता हूँ कि आप देखो कि 12 लाख में से 1 मिलियन को माइनस किया 2 लाख आएगा, 2 लाख को डिवाइड किया 1 मिलियन से तो 20% का चेंज आ गया। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सो वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया। इस वाले में माइनस आ रहा है, आप देखो क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। 490,000 में से माइनस करोगे 5 लाख को तो माइनस का 10,000 आएगा, यानी कि डिक्लाइन आया है। किसमें? फिक्स एसेट कम हो गए आपके। तो माइनस के 10,000 को जब 5 लाख पे डिवाइड करोगे तो ये -2%, यानी कि आपके फिक्स एसेट 2% से कम हो गए हैं। तो ये परसेंटेज हमें ये बताती है कि कैश हमारा पिछले साल के मुकाबले में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये इस तरह से परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इसमें क्या करना है, आपको जो है डिफरेंस निकाल के ओल्ड वाले ईयर पे डिवाइड कर देना जी। तो मैंने लिक्विडिटी की आपकी बात की थी, और मैंने यहाँ पर ना पिक्चर्स में आपको बताया भी है कि एम्प्लॉय का कंसर्न है सैलरी, बैंकर का कंसर्न है लोन। कोई आपको क्रेडिट दे रहा है तो वो देखेगा कि तुम टाइमली उसको वापस रीपेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपके पास इतने लिक्विड एसेट मौजूद हैं या फिर नहीं है। सप्लायर का कंसर्न है क्रेडिट, आपको क्रेडिट दे रहा है, आप उसको टाइमली पैसे दे पाओगे या नहीं पाओगे। तो ये सारे लोग जो है वो इसको एनालाइज कर रहे होते हैं। सो लिक्विडिटी एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, कि आपके पास अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कितने करंट एसेट मौजूद हैं, ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के अंदर हम जो है वो 4 चीजें चेक करते हैं। नंबर 1 करंट रेशो, नंबर 2 क्विक रेशो, नंबर 3 कैश रेशो एंड नंबर 4 वर्किंग कैपिटल। ये 4 चीजें कैलकुलेट होती हैं, इंतहाई आसान है, सही है। मैं एक दफा एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं करंट रेशो को। करंट रेशो में हम अपने टोटल करंट एसेट को टोटल करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करा देते हैं। हमें ये देखना होता है कि $1 की या ₹1 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितने करंट एसेट मौजूद हैं, बस ये करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल, अगर कैलकुलेटर आप लोगों के पास है तो आप आसानी से कर सकते हो। इसका फॉर्मूला था करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल करंट एसेट आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ये रहे 1,80,000, और आपके पास जो है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आ रही हैं 1 लाख की। तो आपने क्या करना है, करंट एसेट को डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी से। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करके कोई जल्दी से आंसर बता दो मुझे। 1.8। 1.8। इसका मतलब क्या है? सर जो करंट एसेट है 1.8%। नहीं, परसेंटेज, ये परसेंट नहीं है। परसेंट तब आती है जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 रुपीज की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए मेरे पास 1.8 रुपीज से करंट एसेट्स मौजूद हैं। एक्सीलेंट, ठीक है।
1,00,000 रुपए हमने लाइबिलिटी पे करनी है, 1,80,000 के करंट एसेट मौजूद हैं, तो जो रेशो हमने कैलकुलेट किया 1.8, इसका मतलब है कि 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 1.8 रुपीज के करंट एसेट मौजूद हैं। ठीक है, मींस के मेरी लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी है, मैं बड़े सुकून से आराम से अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकता हूँ, क्योंकि भाई 1,00,000 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो है वो मेरे पास जो है 1,80,000 के करंट एसेट मौजूद हैं। तो क्या आसानी से पे कर सकता हूँ ये 1,00,000 या मुश्किल होगी मुझे? आसानी से कर लेंगे। आसानी से पे कर सकते हैं, क्योंकि 1,00,000 रुपए पे करने हैं, 1,80,000 के करंट एसेट मौजूद हैं, तो कोई मसला नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई देखो, जो आपका ये करंट एसेट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो 1,80,000 के करंट एसेट हैं, इसमें कैश है 30,000, ये तो ठीक है, चलो कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी ठीक है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक एसेट। क्या बोलते हैं? क्विक एसेट। करंट एसेट के अंदर दो फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट। क्विक एसेट जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको क्विक एसेट बोलते हैं। तो कैश तो खुद कैश है भाई। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो आप वो किसी भी दिन जाकर आप आराम से शेयर मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपने कोई सर्टिफिकेट खरीदी हुई है, कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है, आप आराम से जाकर किसी भी बैंक से कैश करवा सकते हैं। तो ये भी क्विक एसेट है, फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट होने वाला है। नोट रिसीवेबल, ये भी क्विक एसेट है। आपका अकाउंट रिसीवेबल, ये भी क्विक एसेट है, जिससे पैसे लेने हैं उससे आप फौरी तौर पे ले सकते हो। ये दो जो हैं ये नॉन क्विक एसेट हैं। नॉन क्विक एसेट कौन से दो? इन्वेंट्री, ये फौरी तौर पे सेल करना आसान नहीं है। इन्वेंट्री फौरी तौर पे सेल नहीं होती, सेल होने में टाइम लगता है। ये करंट एसेट जरूर है, लेकिन क्विक एसेट नहीं है, नॉन क्विक एसेट है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नॉन क्विक एसेट है। ये दो क्लासिफिकेशन फर्दर आ जाती हैं। और कुछ लोग वो ज्यादा एहतियात पसंद होते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में 3 तरह का इन्वेस्टर होता है। नंबर 1 जो कि खतरों का खिलाड़ी होता है, हाई रिस्क टेकर होता है। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा जो है वो मॉडरेट रिस्क टेकर होता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता, हाई रिस्क नहीं लेता। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले लेता है। और तीसरा जो है वो होता है, वो बोलता है यार मैंने रिस्क लेना ही नहीं है, वो रिस्क लेता है, रिस्क की इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है वो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिस्क एवर्सर होता है, रिस्क को एवर्स करता है, बोलते हैं यार मुझे रिस्क नहीं लेना। तो ये 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। अब जो रिस्क टेकर होते हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो जस्ट आपकी करंट लाइबिलिटी को करंट एसेट से कंपेयर करके करंट जो आपकी रेशियो है वो कंप्यूट करके बोलते हैं हाँ ठीक है, ओके है। लेकिन जो ज्यादा एहतियात पसंद होते हैं बोलते हैं नहीं, हम क्विक रेशियो निकालेंगे, हम जो है वो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्विक एसेट नहीं है, सिर्फ क्विक एसेट को कंसीडर करेंगे और करंट लाइबिलिटी से कंपेयर कराएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके क्विक एसेट को लेते हैं। अब अगर क्विक एसेट देखें 30,000, 11,000, 5,000 और 60,000, ये हमारे क्विक एसेट है 4, और इनका टोटल यहाँ पर आ रहा है 106,000, 1,06,000। सही है। तो अब अगर हम देखें, हमने 70,000 और 4,000, 74,000 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, करंट एसेट में से माइनस कर दिया, और रिमेनिंग जो थे क्विक एसेट थे सिर्फ उनके फिगर्स को हमने लिया है। तो 1,06,000 हमारे जो करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटीज 1,00,000 है। अब अगर डिवाइड करे कोई 1,06,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 तो कितना आ रहा है? जल्दी करो। क्या हो गया भाई? 1,06,000 को 1,00,000 से डिवाइड करना था बस। 1.06 सर। 1.06। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 1.06 के क्विक एसेट मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी पोजीशन हमारी सही है, बेहतरीन है। जितने हमारी लाइबिलिटी है उससे थोड़े ज्यादा ही है हमारे क्विक एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी सही है। अब कुछ लोग वो रिस्क अवर्स होते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार रिस्क तो लेना नहीं है,
वो बोलते हैं भाई मैं सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को लूंगा, मैं ये ना तो करंट एसेट के चक्कर में पड़ूंगा ना क्विक एसेट के चक्कर में पड़ूंगा। वो बोलता है बस एसेट वही है जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो खुद कैश हो, बस कैश हो या कैश के इक्विवेलेंट हो। सही है। अब हम वापस आते हैं, तो भाई ये तो खुद कैश है, सही है। मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये भी समझो कैश है, आप किसी भी टाइम इसको सेल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, फौरी कैश में कन्वर्ट होता है। अब नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल ये जो है वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। सिर्फ दो चीजें हैं जो कैश के तौर पर यहाँ पर हैं, वो है कैश खुद और दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इन दोनों की वैल्यू हो रही है 41,000। अब इस 41,000 को हमने कंपेयर करना है 1 लाख से, तो 41,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करे जरा कोई। जीरो पॉइंट 0.41, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 0.41 के कैश मौजूद है, सिंपल कैश या कैश इक्विवेलेंट मौजूद है, ठीक है। तो कोई लोग इस हद तक भी चेक करते हैं कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो है वो कैश कितना मौजूद है या कैश के इक्विवेलेंट जो चीज है वो कितनी मौजूद है, बस ये चेक करने के लिए। सही है। तो 0.41, तो ये तीनों रेशो निकालना कोई मुश्किल काम था? हेलो, नो सर, इजी है। ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। नहीं सर, हो जाएगा। वेरी गुड। ये क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट, कैश इक्विवेलेंट समझ में आ गया, करंट एसेट समझ में आ गया, और ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, ये सबको मैंने बता दिया, सबको पता है, ठीक है। नाउ फाइनली हमें जो है वो वर्किंग कैपिटल निकालना होता है, और वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया भी था, कैपिटल का वो पोर्शन जो आपके करंट एसेट में इन्वेस्ट है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और कैसे निकालते हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंपली करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, क्योंकि करंट एसेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो वर्किंग कैपिटल होता है और दूसरा करंट लाइबिलिटीज होती हैं। तो इसमें से अगर करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, एक्सक्लूड कर दोगे, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल बचेगा। अब हम अपनी बैलेंस शीट में आते हैं। हमने देखा कि हमारे पास करंट एसेट कितने हैं 1,80,000 की, और करंट लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख। इसका मतलब है ये जो 1,80,000 के हमारे पास करंट एसेट हैं, इसमें से 1 लाख तो यहाँ से इन्वेस्ट हुआ है, बाकी कैपिटल का है। तो कोई मुझे बता सकता है कैपिटल से कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है? 80,000। 80,000, सही है, सिंपल। लाख रुपए तो यहाँ से इन्वेस्ट हुए हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो 80,000 जो है वो हमारा इन्वेस्ट हुआ है कैपिटल से, उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल के लिए आप क्या करोगे, करंट एसेट में से, टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे। सो 1,80,000 माइनस कर देंगे हम 1 लाख, तो 80,000 जो है वो हमारा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। सही है। तो ये मैंने निकाला है यहाँ पर, क्लियर हो गया ये भी वर्किंग कैपिटल। डन, आगे चलें। यस सर। गुड। नाउ द नेक्स्ट चीज इज solvency. Solvency, ability to meet long term obligation. अगर हमें ये देखना है कि एक कंपनी के पास कितनी सलाहियत है अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, तो हमें उसकी सॉल्वेंसी चेक करनी होगी। सॉल्वेंसी कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। क्यों करेगा? इसको अपने शेयर का फिक्र होता है। ये बोलता है कि यार अगर ज्यादा डेट में इसने इन्वेस्ट कर दिया ना तो मेरा शेयर कम हो जाएगा, मुझे कम मिलेगा प्रॉफिट, सारा तो ये इंटरेस्ट की मद में उनको दे देगा। तो इसको फिक्र होती है। बैंकर को फिक्र होती है कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है। अगर बहुत ज्यादा डेट है, ठीक है, तो फिर बैंकर भी आपको लोन देने से हेजिटेट करता है। अगर जरूरत से ज्यादा आपका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कितने % आपके एसेट में डेट से इन्वेस्टमेंट हुई है और कितने % कैपिटल से इन्वेस्टमेंट हुई है। फॉर सपोज अगर आपका इक्विटी 70% आ रहा है और लाइबिलिटी 30% आ रहा है, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है कि 70% जो है वो इक्विटी से इन्वेस्ट है और 30% जो है वो डेट से इन्वेस्ट है। तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बैंकर भी ये देख रहा होता है। देन डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ये भी एक लाइबिलिटी होल्डर होते हैं। डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। सही है। कंपनी लोगों से दो तरह से पैसे ले सकती है, एक शेयर इशू करके और दूसरा डिबेंचर या जिसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। सही है, वो डिबेंचर इशू करके भी पैसे ले सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में
कि शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है लेकिन डिबेंचर होल्डर कंपनी का ओनर नहीं होता, जस्ट लाइबिलिटी होल्डर होता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए वोटिंग कर सकता है लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट नहीं होता है। तो ये दोनों में फर्क है। सही है। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो हमें डेट रेशो चेक करनी होती है, दूसरा हमें इक्विटी रेशो चेक करनी होती है, तीसरा हमें डेट टू इक्विटी रेशो करनी होती है और चौथा हमें टाई रेशो करनी है। वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं डेट रेशो की। तो बैलेंस शीट में आते हैं। अब डेट रेशो से क्या मुराद है, हमें ये देखना होता है कि ये जो टोटल एसेट है 6,30,000 के, ठीक है, इसमें डेट का कितना पोर्शन है, कितने परसेंट डेट से इन्वेस्टमेंट हुई है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, टोटल लाइबिलिटीज 2,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करके। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि डेट एसेट में कितने परसेंट इन्वेस्ट है। तो ये जरा निकाल लो, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 6,30,000, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। बहरहाल आप करते रहना। 33.33% आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो हमारे टोटल एसेट हैं इसमें 33.33% लाइबिलिटी से इन्वेस्ट है, बाकी इक्विटी से इन्वेस्ट है। अब जो इक्विटी से इन्वेस्ट है उसको बोलते हैं इक्विटी रेशो। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, तो टोटल इक्विटी हमारे पास कितनी है वो यहाँ पर मौजूद होगी। 4,20,000 की टोटल इक्विटी है, टोटल एसेट ये रहे 6,30,000। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है इससे, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6,30,000। ठीक है, टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो 66.67%। और इन दोनों को अगर आप चेक करोगे तो ये 100% ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एसेट में इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी और इक्विटी से ही होती है, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो इन दोनों का टोटल 100% ही आना चाहिए। सही है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो टोटल एसेट है उसमें 33% लाइबिलिटी से इन्वेस्ट है, 67% जो है वो अराउंड इक्विटी से इन्वेस्ट है। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। ओके, नाउ हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशो। अब हमें क्या करना है, अपने डेट और इक्विटी को आपस में कंपेयर कराना है। डेट कितने हमारे पास, 2,10,000, इक्विटी कितनी है 4,20,000। तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब इस 2,10,000 टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी 4,20,000, इस पे आपको डिवाइड कर देना है। सही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। सही है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल लाइबिलिटी टोटल इक्विटी डिवाइड करोगे तो 50% आएगा। यानी कि आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो आपके इक्विटी का 50% है। और अगर देखो आधा ही है, ये 4,20,000 है, ये 2,10,000 है, तो इक्विटी के मुकाबले में ये हाफ है। मींस आपकी लाइबिलिटी आपकी इक्विटी का हाफ है। क्लियर है ये? फाइनली टाई रेशो, टाई रेशो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमें कंपेयर करना होता है अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को अपनी अर्निंग से, और ये देखना होता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारी अर्निंग का कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है। अब ये परसेंटेज नहीं है, ये टाइम्स है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कहां पर, इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। अब आप देखो आपके पास इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्सपेंस है 38,000 का, आपके पास जो EBIT है दैट इज 1,20,000। ये दो चीजें आप देखो, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये देखना है कि ये जो फिगर है ये इस फिगर का कितने टाइम्स है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 38,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। ठीक है, सॉरी लिटिल मिस्टेक, इंटरेस्ट एक्सपेंस और EBIT को हमने कंपेयर करना होता है। सही है, तो हमारे पास जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आ गया EBIT, और ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो बच्चे से भी हो जाएगा 12, इसका आंसर आएगा। वो आपने सॉरी EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 12 इसका आंसर आएगा। यानी कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 12 टाइम्स है आपकी EBIT का। क्लियर है? फॉर्मूला इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो EBIT 1,20,000 को ऊपर रखना है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 को नीचे रखना है, डिवाइड करोगे आंसर आएगा 12।
मीन्स ये 10,000 1,20,000 का 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स है या 12 गुना है अगर उर्दू में समझते हो तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंसी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले भाई। सर टाई रेशियो बता दीजिए कि ये क्या हम लोग को कन्वे कर रहा होता है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा होता है? हाँ, ये हमें ये बताता है, देखो हम की साइंस ये है कि हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेते हैं ना। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्यों ली जाती है? देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तभी अवेल होती है जब कंपनी के पास अपने पास पैसे नहीं होते कोई बड़ा फिक्स एसेट खरीदने के लिए। फॉर सपोज हमारी मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई, अब हमें पूरी मशीनरी चेंज करनी है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फाइनेंस करवाएंगे, किसी बैंक से लीज पे लेंगे, ठीक है, या किसी से लोन लेंगे। तो हम जो है वो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से उसको फाइनेंस करवाते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि ठीक है, जब हम फाइनेंस करवाते हैं तो हर फाइनेंसिंग की कॉस्ट होती है। अब बैंक फ्री में तो लोन नहीं देता हमें, वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अब हमें ये देखना होता है कि जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो वो हमारे अर्निंग का कितने टाइम्स है। हम अगर किसी से उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हम जो है वो उसका 10-12% 20% कितना कमा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कितने गुना, कितने टाइम्स है, परसेंट नहीं टाइम्स होता है ये, कितने गुना हम कमा रहे हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 10,000, ये है 1,20,000। तो बेसिकली हमारी ईबीआईटी हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस का 12 गुना है, 12 गुना ज्यादा है, 12 टाइम्स ज्यादा है। तो बस ये हमें देखना होता है, ठीक है, कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो दे रहे हैं तो क्या हम इनफ कमा, अगर ये 10,000 है और ये भी 10,000 है, ठीक है, फिर तो कहानी खत्म। जो कमाया सारा तो हमने इंटरेस्ट में दे दिया, हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो बीइंग इन्वेस्टर, स्टॉक होल्डर जो होते हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो तो सोचेगा ना कि यार जो इसने कमाया सारा तो इंटरेस्ट वालों को दे दिया। जो मैं आपको बोल रहा था कि वो देखता है कि भाई देखो इसने लाइबिलिटी ज्यादा तो नहीं ली हुई, क्योंकि वो सारा पैसा अगर डेट सर्विसिंग में दे देगा, इंटरेस्ट में पे कर देगा, तो उसके लिए प्रॉफिट क्या बचेगा। तो यहाँ पर वो ये चेक करता है कि भाई ये कितने गुना कमा रहा है, तो उसको थोड़ी तसल्ली होती है कि ठीक है यार ये 12 टाइम्स कमा रहा है तो मुझे भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, ये ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है इंटरेस्ट में। क्लियर है? यस सर। ओके, व्हाट नेक्स्ट? प्रॉफिटेबिलिटी। सही है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन इसमें पहले आता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, एक तो हम इसमें प्रॉफिट के मार्जिन चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट का मार्जिन कितना आ रहा है। कैसे चेक करते हैं? आसान है, अभी बता देता हूँ 2 मिनट में। देन सेकंड चीज रेट ऑफ रिटर्न है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके ऊपर हम परसेंटेज रिटर्न निकालते हैं कि कितने परसेंट हमारा रिटर्न है। तो रेट ऑन रिटर्न में तीन चीजें आती हैं, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROA, ROE और ROI, ये तीन चीजें हम चेक करते हैं। NP नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OP और GP मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। तो हम इसको पहले 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की। ठीक है, तो ये हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? ये हम कैलकुलेट करेंगे इनकम स्टेटमेंट से। कैसे करेंगे? अगर हमें सबसे पहले निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, ये इसका फॉर्मूला है। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 का, इसको डिवाइड कर देना है नेट सेल 9 लाख पे। जल्दी से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज बता दो, फिर मैं समझाता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। यार मैं यहीं कर लेता हूँ यार, छोड़ो। %40 आ रहा है जी सर 40 है। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारी नेट सेल्स का 40% है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी कि हम अपनी सेल्स का सेल्स में 40% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरे लफ्जों में। ठीक है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को देखते हैं कि वो सेल्स का कितने परसेंट है। सही है, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। देन हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम होगी, टोटल ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम होती है EBIT, इसको ऑपरेटिंग इनकम की भी कहते हैं, इसकी परसेंटेज निकालनी होती है। सो 1,20,000 ऑपरेटिंग इनकम को डिवाइड करना होता है नेट सेल से। सही है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई है? अराउंड 13%। तो ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हमारे रेवेन्यू नेट सेल्स का
13% है, ग्रॉस प्रॉफिट 40% था, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 13% है, सही है। और फाइनली हम इसी तरह नेट इनकम को भी कंपेयर करते हैं अपनी सेल्स से, ठीक है। तो नेट इनकम हमारी है 72,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो ये कितनी आ रही है, अराउंड 8%, सही है। तो ये 3% निकाली है मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 40%, ऑपरेटिंग इनकम या फिर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स 13% और नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स तो 8%। तो ये 3% निकाली है मैंने, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। कोई मसला है तो बताओ भाई। सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, सही है। चलो गुड। उसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, किसी को मसला हो तो फार्मूलाज भी देख सकते हैं और मैंने कैलकुलेशन भी वहां से बता दी है, फाइल भी आपको दी हुई है। 13%, 8% यहाँ पर कैलकुलेशन भी हुई है, सही है। नाउ रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें निकालना है। अगर एसेट के ऊपर रिटर्न निकालना है तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। इक्विटी के ऊपर निकालना है तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, सही है। अब पहले वाले को देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब नेट इनकम कहाँ से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। कितनी है भाई नेट इनकम, 72,000, तो 72,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट कितने, 6,30,000, तो इज इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाय 6,30,000। बस ये करना है आपको और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितने परसेंट आ रहा है भाई, 11%, सही है। ये इसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑन एसेट, एसेट के ऊपर रिटर्न है 11%। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, एसेट जो है वो हम ये बता रहे हैं कि जो हमारी नेट इनकम है वो हमारे टोटल एसेट का 11% है, सही है, या हमारे एसेट के ऊपर हमें 11% का प्रॉफिट हुआ है, ये समझ लें, इस तरह से समझ लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा यही चीज जो हमारी नेट इनकम है उसको कंपेयर करवाना है हमने इक्विटी से। अब टोटल इक्विटी हमारी है 4,20,000 और नेट इनकम थी 72,000, सो 72,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ रहा है अराउंड 17%, ठीक है। सो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 17% है, ठीक है, यानी कि हमारी नेट इनकम जो है वो इक्विटी का 17% है। ये भी क्लियर हो गया? सर इसका फॉर्मूला दोबारा बता दीजिए प्लीज। नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। नेट इनकम 72,000 थी, ये यहाँ पर आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट से, और बैलेंस शीट से आपके पास टोटल इक्विटी ये रही 4,20,000, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 करना है आपने, सही है। यस सर, अंडरस्टूड। Okay, now final ROI, return on investment, EBIT divided by total investment, EBIT divided by total investment। अब total investment आप देखो कहां पर आ रहा है I-20 में। EBIT कहां से मिलेगा, ये रहा आपका जो मैंने अभी बताया आपको, 1,20,000 का EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, 1,20,000 की, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी हुई है, वो हुई है 6,30,000 की। टोटल इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी और इक्विटी को मिला के जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी के अंदर वो 6,30,000 का, ठीक है। तो 6,30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने जो है वो 1,20,000 का EBIT अर्न किया है, तो 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे आप 6,30,000 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, सही है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल, टोटल इन्वेस्टमेंट 6,30,000 है और आपका EBIT था 1,20,000, तो EBIT 1,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 6,30,000, ठीक है। EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लो, सो 19% जो है ये आपका आ गया ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया ये 19%। इसमें भी किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। आज का जितना भी लेक्चर सर जी सर शेयर होल्डर्स इसमें से क्या क्या दिखते हैं?
हाँ रिटर्न देखते हैं भाई, सिंपल सी बात है, मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगर, तो उसका जो प्रॉफिट है वो मैं देखूंगा ना, उसको मैं अलग अलग जाविये से देखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसका, ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ही नेगेटिव हो जाए अगर, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कॉस्ट उसकी सेल्स रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। ये 40% आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये 40% आ रहा है, आगे चेक नहीं करता हूँ, हो सकता है उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने ज्यादा हो कि उसके नेट इनकम 2% पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो मैं अलग अलग जाविये से देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना 40% है, अच्छा चलो ठीक है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 13% है, चलो भाई ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 8% है, ठीक है। देखो ये इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है, अगर 9 लाख रेवेन्यू 9 लाख कॉस्ट है, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट जीरो हो जाना है यहीं पर, सही है। चलो ये 40% है, ठीक है। अब ये 40% है, लेकिन अगर आपके ये एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, अगर ये ज्यादा हो गए तो अल्टीमेटली आपकी ईबीआईटी कम हो जाएगी। चलो ये भी ठीक है, सही है, ये भी ओके है, 13% आ रहा है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा है और टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो तब आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। तो जो एक इन्वेस्टर होता है ना, वो हर जाविये से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर रहा होता है। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर रहा होता है, और दूसरा ये देख रहा होता है कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया। देखो आप भी बीइंग इन्वेस्टर, आप भी इन्वेस्टर हो ना। इन्वेस्टर कैसे हो आप, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, एफर्ट है और टाइम है। पैसे तो है नहीं, कम लोगों के पास है, ठीक है, सबके पास नहीं है। तो आप, ये क्वेश्चन किसका था? सर तुबा। तुबा। तुबा जॉब करती हो? यस सर। कितने आवर्स? सर अराउंड 10 आवर्स। 10 आवर्स। अब 10 आवर्स की कोई तुम्हें 10,000 रुपये महीना देगा, काम करोगी आप? नो सर। नहीं करो, क्यों नहीं करोगी? सर रेवेन्यू बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि मतलब आप मेरी इनकम देखोगे कि हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में रेवेन्यू कम है, सही है, तो शेयर होल्डर भी तो यही देखेगा ना, ठीक है। वो भी तो देखेगा कि भाई मैंने जब पैसा इन्वेस्ट किया, अगर उस इन्वेस्ट, देखो एक शेयर होल्डर को बैंक 10% दे रहा है, आप उसको 8% कमा के दोगे तो इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में? कभी भी नहीं। सही, अगले हफ्ते में आएगी यार, अब क्या बोले, अगले हफ्ते में आएगी अब, मतलब कमिंग वीक जो आ रहा है इसी में आएगी यार, और कब आएगी? सर उनका मेरे ख्याल से माइक। अच्छा चलो सही है। ठीक है, तो इन्वेस्टर भी ये देख रहा होता है कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे उसका सही रिटर्न मिलेगा जितना मुझे चाहिए या नहीं मिलेगा। इस तरह बैंकर भी देख रहा होता है, बैंकर को भी कंसर्न होता है आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। वो देखो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो उसके पास कैश आएगा, उसके बाद कैश आएगा तो बैंकर ने जो लोन दिया होगा उसको रीपेमेंट होगी। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में जा रही है, तो कंपनी के कैश फ्लो में मसले आना शुरू हो जाएंगे, कंपनी के पास इनफ कैश नहीं होगा पेमेंट्स करने के लिए, और इन दैट केस बैंकर भी सर्वाइव कर रहा होगा, बैंकर को उसकी रीपेमेंट नहीं मिल रही होगी। तो बैंकर लोन देने से पहले ये पूरा असेसमेंट करते हैं, आपकी कंपनी को ठोक बजा के चेक करते हैं, आपके फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि आपके पास इतनी पावर है कि इन फ्यूचर आप उनको उनका इंटरेस्ट और जो उनकी इंस्टॉलमेंट है, रीपेमेंट्स है, वो आप टाइमली दे सको। तो ये भी देख रहे होते हैं, सही है। यस सर।